सो यहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था होमवर्क के लिए, 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ऐसा हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, इन चारों पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। लेट गिवन 4 पॉइंट्स आर P, Q, R and S रेस्पेक्टिवली, है ना। ये सब पॉइंट्स हैं P, Q, R, S, T। अगर ये सभी के सभी पॉइंट कोप्लेनर हमें प्रूव करने हैं, इफ दे ऑल आर कोप्लेनर, इसका मतलब हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी आर और वेक्टर पी एस आर कोप्लेनर। अगर हम ये प्रूव कर दें तो ऑटोमेटिकली इफ दिस वेक्टर आर कोप्लेनर देन ऑटोमेटिकली 4 पॉइंट्स विल बी कोप्लेनर। ठीक है, if one of them can be expressed as linear combination of other two, so we can say that, ये सेम टू सेम लाइन जो हम लोगों ने पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर लिखी थी। if vector are linearly dependent then we can express one of the vector is linear combination of other two। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर हम किसी एक को दूसरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो इसका मतलब ये कोप्लेनर होंगे। तो हम ऐसा करते हैं, लिख देते हैं पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, एल और एम लिया था ना पिछली बार, अब इस बार एक्स और वाई ले लेते हैं। एक्स पी आर वेक्टर प्लस वाई पी एस वेक्टर। क्लियर। अब यहाँ पे पी क्यू और इन सब की वैल्यू लिख दो। तो पी क्यू मतलब क्या होगा, क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर माइनस 5b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग कॉमन भी ले लेते हैं, x क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर, ये हो गया हमारा pr वेक्टर प्लस y इंटू ps मतलब s का पोजीशन वेक्टर माइनस p का पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा माइनस a वेक्टर माइनस 9b वेक्टर प्लस 7c वेक्टर। क्लियर। तो इसको a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर लिख देते हैं राइट हैंड साइड में भी, तो ये हो जाएगा माइनस a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर इज इक्वल टू, अब a वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई a वेक्टर प्लस x माइनस 9y इंटू b वेक्टर प्लस माइनस x प्लस 7y c वेक्टर। क्लियर। अब कंपैरिजन करो और x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 5 एंड इक्वेशन लास्ट इज माइनस x प्लस 7y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब फर्स्ट टू सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट टू अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को x की वैल्यू मिलेगी माइनस 1/2 एंड y इज इक्वल टू भी 1/2। अब ये x और y की वैल्यू इक्वेशन 3 में सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि हो रही है यहाँ पे सेटिस्फाई। तो x और y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से निकाल के 3 में रखी और 3 इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब x की और y की ये पर्टिकुलर वैल्यू तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हम एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों कोप्लेनर हुए, इसका मतलब चारों पॉइंट क्या हो गए, कोप्लेनर। तो ये हम लोगों का एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 वेक्टर दे दिया, उसको कोप्लेनर है या नहीं है प्रूव करना है, तो हम वही लिखेंगे, ए वेक्टर को दूसरे और तीसरे वेक्टर की फॉर्म में लीनियरली डिपेंडेंट लिख देंगे, कोई कांस्टेंट लेके एल एम या फिर एक्स और वाई।
अगर दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो वैल्यू एक्स और वाई की आ रही है वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हम बोलेंगे कि ये कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे हमारे नए टॉपिक के अंदर, डॉट प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं स्केलर या फिर क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट तुम लोगों ने 11th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर देखा होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वही है ये। तो मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 A2 A3, A1 A2 A3, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब ये क्या है, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। एंड बी वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है दोनों के दोनों, P1 P2 B3। ठीक है, अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो ये क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी को। और ज्योमेट्रिकल फॉर्म को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा है तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, अब ये थीटा की वजह से अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये जीरो होगा, तभी तो A1 B2 नहीं आया, आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, इसलिए सिर्फ A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3 ही आंसर हम लोगों के आएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ऑफ टू वेक्टर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस थीटा की वैल्यू हम नॉर्मली लेते हैं 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में हम इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, या फिर सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये हो गया कॉस थीटा। तो ये जो है फॉर्मूला यूज होता है दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए, विच इज यूज टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये फॉर्मूला क्या काम आता है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हम लोग सिर्फ डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूले से ही दो एंगल के बीच में फॉर्मूला निकालते हैं। इसका एक स्पेशल केस है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो। कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो। तो अगर दो वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर है, इफ ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन वी कैन राइट ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्लियर। तो अब इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की, नोट करके हम लोगों को याद रखना चाहिए, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल में ये डायरेक्ट काम आता है कंसेप्ट। जैसे कि ए डॉट बी है, ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ये हमेशा किससे छोटा होगा, ए के मैग्नीट्यूड इंटू बी के मैग्नीट्यूड की वजह से। और ये किसकी वजह से हो रहा है ऐसा, कॉस की वजह से, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 होती है, इसलिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ये मॉड यूज़ किया है। इसी तरीके से इफ ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी वो क्या रहा होगा, एक्यूट एंगल
बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट। क्योंकि देखो ए डॉट बी इजिकल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए और बी पॉजिटिव है, कॉस थीटा ही पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्यूट एंगल, वहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव, और पाई बाई टू से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, वहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है। तो हम लिख सकते हैं अगर ए डॉट बी लेस देन जीरो आ जाएगा, इसका मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा अगर ऑब्ट्यूज होगा तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या है कि नेगेटिव। अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं ए डॉट बी का। ज्योमेट्रिकल मीनिंग या फिर इंटरप्रिटेशन, मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब थोड़ा बहुत प्रोजेक्शन और ये सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो है वो यूज होता है प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर अलोंग द गिवन डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं जिससे ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना इजी हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट is used to find projection of r vector along the given डायरेक्शन। जैसे कि तुम लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा होगा, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कंपोनेंट के अंदर डॉट प्रोडक्ट तुम लोगों ने यूज़ किया होगा। तो डॉट प्रोडक्ट का एक्चुअली यूज़ यही होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट निकालना। अब जैसे कि मान लो एक डायग्राम बनाते हैं हम, उसके इससे इसको समझेंगे। तो ये तो हो गया रेक्टेंगल, एक बनाते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हम लोगों ने, ठीक है। इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ओ, ए, बी और पी पॉइंट। अगर हम देखें यहाँ पे बी से परपेंडिकुलर, बी से एक परपेंडिकुलर है ओ ए पर, बी से ओ ए पर क्या है परपेंडिकुलर है, बी पॉइंट से ओ ए पर एक परपेंडिकुलर। इसी तरीके से ए पॉइंट से ओ बी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर। मान लो ये परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर गिर रहा है, वो पॉइंट है एन, बी एन, जो बी से ओ ए पर परपेंडिकुलर है। ए से ओ बी पर जो परपेंडिकुलर है वो है ऑन द पॉइंट एम। क्लियर। डिस्टेंस की हम बात करें, बी एन को हम लोग P1 बोल देते हैं और ए से लेकर एम तक को हम लोग बोल देते हैं P2। क्लियर। तो ओ एन जो है एक्चुअली ओ एन जो है वो ओ एन क्या है, ओ बी का प्रोजेक्शन है ओ ए की डायरेक्शन में। तो हम लोग बोल सकते हैं ओ एन इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ बी, इसको हम लोग बी वेक्टर बोलेंगे आगे चल के, बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। तो इसका मतलब हम ओ एन को क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा, है ना। ओ एन अपॉन बी इजिकल टू कॉस थीटा होगा, ओ एन अपॉन बी। अगर ओ से बी की डिस्टेंस वाला वेक्टर को हम बी वेक्टर बोल रहे हैं और ओ से ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए वेक्टर। तो ओ एन इजिकल टू वी कैन राइट बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। सो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर जो कि ओ बी है अलोंग ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड
और ये ए कैप इसलिए कि भाई डायरेक्शन ए की रहे, डायरेक्शन किसकी रहे, ए, और ए डॉट बी अपॉन ए। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आई कैप का फॉर्मूला लगा देता हूँ वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा, ओ एन। एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वो क्या है, ओ एन ही है, तो ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग इसी तरह से सेम टू सेम प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर भी निकाल सकते हैं, पर ए और बी को इंटरचेंज करना है। तो प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड और बी की डायरेक्शन। इसको क्या लिखा जा सकता है, हम लोग इसको बोल सकते हैं ओ एम। देखो ओ एम है ना, ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन मतलब समझते हो ना, परछाई। इस तरीके से जैसे मैंने वहाँ पे बताया था तुम्हें, लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल के अंदर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के अंदर आया था। तो ओ एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो प्रोजेक्शन है ए का अलोंग बी के, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बाहर ऊपर की तरफ क्या, बी वेक्टर। क्लियर। अब हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट जो हम लोग ने देखा उसका, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ए डॉट बी की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, ए एंड बी तो वेक्टर है, पर ए डॉट बी एक रियल नंबर है। ए और बी तो क्या होता है, इज अ नंबर, या रियल नंबर भी बोल सकते हैं, वेयर ए और बी ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, वेक्टर। मतलब वेक्टर का डॉट होता है और आंसर क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी, तभी तो इसको स्केलर नाम दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर एक वेक्टर का हम लोग डॉट उसी वेक्टर के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव होता है ये, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों क्या होता है, सेम। एसोसिएटिविटी भी यहाँ पे फॉलो होती है, मतलब ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर अगर लिखा हुआ है, सो वी कैन राइट दिस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर सी एक स्केलर नंबर है, पहले वो ए के साथ मल्टीप्लाई होके फिर बी के साथ डॉट हो रहा है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सी को बाहर लेके पहले ए डॉट बी कर सकते हैं। नंबर है वो पहले मल्टीप्लाई करो किसी वेक्टर में या बाद में डॉट होने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर किसी जीरो वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, ना कि जीरो वेक्टर, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी। ओके। अब है ना लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है, इम्प्लाइज या फिर डबल इम्प्लाइज, या तो ए वेक्टर जीरो है, या फिर बी वेक्टर जीरो है, या फिर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इस केस में ए और बी का दोनों का या दोनों में से किसी एक का जीरो होना जरूरी नहीं है। बोलते हैं ना हम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो इसका मतलब दोनों में से एक जीरो होगा। तो दो नंबर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें और वो डॉट प्रोडक्ट बराबर टू जीरो आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वेक्टर जीरो है। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वेयर ए इज इक्वल टू है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप
एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया है, वह पढ़ा है, पढ़ो। तो क्या हो गया है वो ए डॉट बी ऊपर की तरफ और नीचे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी कितना होगा फॉर्मूले से 1 इंटू आई के वाला। इसी के तरीके से जे के वाले के साथ करेंगे तो कितना आएगा -1 तो आंसर आया हमारा -2 + 1 मतलब -1। ये तो हो गया ए डॉट बी। ठीक है, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √a² प्लस बी स्क्वायर, ये भी √3। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम, तो क्या आएगा cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी जो आया -1 अपन √3 इंटू √3, ये कितना हो गया 3। थीटा इज इक्वल टू कितना cos इनवर्स -1/3 इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब जो हम लोगों ने मीनिंग देखा था, जो प्रोजेक्शन देखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द लेंथ of projection of vector a vector 2i cap plus 3j cap plus 2k cap on the vector of on vector on vector b vector is equal to I cap plus 2j cap plus k cap। इस वेक्टर पे हमें निकालना है। तो बस अभी जो हम लोगों ने देखा वो फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या था 1/बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ऊपर की तरफ क्या ए डॉट बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूला 1/बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए डॉट बी, ए डॉट बी। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ऊपर क्या है ए डॉट बी मतलब वो क्या है ए बी, तो नीचे बी स्क्वायर का अपने आप हो जाएगा ना, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब डॉट करेंगे तो कितना कितना आएगा 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1 डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड, वो कितना आएगा √1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आया 10/√6, जो इसको हम लोग लिख सकते हैं √6 को लिखा जा सकता है √2 √3, 10 को लिखा जा सकता है 2 × तो ये हो जाएगा 5/3 √6, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ए का बी के ऊपर क्या है प्रोजेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं थोड़ा ठीक ठीक। इफ ए बी सी आर वेक्टर्स ऑफ लेंथ 3 4 5, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, वेक्टर्स ऑफ लेंथ, लेंथ मतलब उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, लेट ए बी द परपेंडिकुलर टू, लेट ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, बी प्लस सी पर ए क्या है परपेंडिकुलर, और बी वेक्टर टू सी प्लस ए, बी वेक्टर सी प्लस ए के परपेंडिकुलर है, एंड सी वेक्टर टू परपेंडिकुलर ए प्लस बी वेक्टर, ऐसे ये परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस
सी वेक्टर, इसकी लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो जो दिया है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5, ये दिया हुआ है। अब हम लोगों को कुछ कुछ वेक्टर जो है परपेंडिकुलर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों को ऐड करके जो मोड आएगा उसका स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब वो डॉट वो खुद, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक्चुअली मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है पर मैं सिर्फ ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब और हमारे पास क्या क्या आएगा, ए वेक्टर बाहर ही रखो, बी प्लस सी को अंदर, प्लस इस बार बी को बाहर रखते हैं, सी प्लस ए वेक्टर, ऐसा आएगा कुछ मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे हम। और सी वेक्टर किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी के साथ। ठीक है, तो हमारे पास बस यही तो आएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, क्यों, क्योंकि ए डॉट बी प्लस सी ये तो जीरो हो जाएगा ना, इसी तरीके से बी डॉट सी प्लस ए ये भी क्या हो जाएगा जीरो, और लास्ट क्या हो जाएगा सी डॉट ए प्लस बी वेक्टर, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आएगा इसका, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। तो हमारा आंसर आ गया है ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा हम लोगों का 50। तो इसका मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ 5/√2। यहाँ पे हम लोगों को मैग्नीट्यूड पूछा हुआ था। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर, और हम लोगों ने इसको इजीली सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे डॉट प्रोडक्ट से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं बनते, बट फिर भी सॉल्व कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। मान लो ए वेक्टर है कोई, अब आई क्यूब जी क्यूब के क्यूब की जगह इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 4 5 एंड -1, और बी वेक्टर है कोई 1 -4 और 5, मतलब आई कैप -4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी वेक्टर है कोई 3 1 -1। ओके, फाइंड vector d, find vector d which is perpendicular to both a and b, a और b के वो परपेंडिकुलर है, एंड satisfying the relation d dot c is equal to 21। ओके, तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, d डॉट a कितना लिखा हुआ है 0, तो d को मान लेते हैं सबसे पहले हम, लेट d इज इक्वल टू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब मैंने d को क्या मान लिया एक्स वाई जेड, है ना, कहीं कहीं वेक्टर लगाना भूल जाओ तो उसको लगा लेना तुम। d डॉट a इज इक्वल टू 0 है, अब d डॉट a इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड का किसके साथ, a के साथ डॉट, 4 5 और -1। अब तुम्हें पता है कैसे करना है इसको, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से साथ में क्या दिया हुआ है, d डॉट b इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, एंड d डॉट c इज इक्वल टू कितना है 21। तो c यहाँ पे अवेलेबल है तुम्हारे पास, तो क्या लिख सकते हो तुम 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 21। अभी इक्वेशन नंबर क्या क्या हो गई, 1
2 एंड 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तीनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने से क्या क्या मिल जाएगा हम लोगों को, क्या क्या मिलना चाहिए, x इजिकल टू मिलना चाहिए 7, y और z की वैल्यू आएगी बराबर बराबर -7, तो एक्चुअली डी आ गया, डी कितना हुआ 7 -7 -7, क्लियर।